लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ वेव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, एक दो और न्यूमेरिकल्स जो हमें उस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें क्या था, एक रोप होती है वो ऐसे फ्रीली सस्पेंड होती है, तो उसके हर एक पॉइंट पर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी और उसके हर एक पॉइंट पर कितना टेंशन होगा वो भी मैंने आपको सिखाया था। आज उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझना क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लास्ट क्लास में जो हमारे पास रोप थी उस रोप का जो बॉटम एंड था, ठीक है, वो फ्री था, लेकिन आज हमने वहाँ पे कुछ मास अटैच कर दिया। मान लीजिए ये एक रोप है हमारे पास कुछ इस तरीके से, समझ लो ये रोप है, ठीक है, और इस रोप के यहाँ पे हमने एक मास अटैच कर दिया है। लास्ट क्लास में क्या था, फ्री था, आज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मास अटैच कर दिया। मान लीजिए इसका मास है कैपिटल एम। कितना मास है इसका, कैपिटल एम। और ये जो रोप है इस रोप का मास है बच्चों स्मॉल एम और लेंथ एल है। क्लियर। वापस से मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है और इसका मिड पॉइंट जो है वो बी है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो सी है। तो हमसे सवाल वही पूछा गया कि इस पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर वेव की वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं यहाँ पे एक पल्स प्रोड्यूस कर दूँ तो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए पे एक पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो उस पल्स की पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर वेलोसिटी क्या होगी, पहला सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर इस पॉइंट बी पर वेव की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो वेवलेंथ सी पर क्या होगी, ये हमें बताना है। थर्ड हमसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट ए से बी तक पहुँचने में वेव को यानी कि पल्स को कितना टाइम लगेगा और बी से सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है अ पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, इस ए पे प्रोड्यूस की गई। देन फाइंड आउट फर्स्ट क्या पूछा गया हमसे, वेलोसिटी of pulse at point A, B and C, इन तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी बतानी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है इफ wavelength at point B is lambda naught, then wavelength at point C पर क्या होगी, ठीक है। लास्ट हमसे पूछा ऐसा टाइम टेकन टू रीच from A to B and B to C, यानी कि इस पल्स को ऐसे B तक और B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आसान है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेव की वेलोसिटी का, v =√T/μ। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी ए पर चाहिए, इस पॉइंट ए पर, तो ये टेंशन भी कहाँ पर चाहिए, मुझे ए पर चाहिए। मास पर यूनिट तो आपको पता ही होगा, देखो एम और एल दिया हुआ है तो म्यू = कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं। तो अब टेंशन भी देखते हैं। अब देखो पिछली बार ये पॉइंट ए क्या था, फ्री था बच्चों, इसके नीचे कोई खींचने वाला मास नहीं था, ठीक है, तो इस पर टेंशन 0 था। लेकिन अब क्या लगा हुआ है, इसके नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है। तो इस पॉइंट ए को खींचने वाला मास कितना m है, तो इस पॉइंट के ऊपर अब कुछ टेंशन होगा, ठीक है, और वो टेंशन कितना होगा, इसके वेट के बराबर, ब्लॉक के वेट के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब टेंशन आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल mg/स्मॉल m/l। ये इतनी वेलोसिटी होगी बच्चों यहाँ पे। क्या बात समझ में आती। उसी तरीके से अगर मैं b पे बात करता हूँ तो VB = के लिखेंगे √T, b पर टेंशन अपॉन म्यू लिखेंगे। तो इस पॉइंट b पर, अब b पर कितना मास होगा, टेंशन कितना होगा, इस रोप का मास प्लस इस ब्लॉक का मास, तो टोटल मास यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल M प्लस रोप का m/2 × g, ये मास हो गया। और मास को जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा, भाई इस पॉइंट बी को कौन सा मास खींच रहा है, ये वाला मास प्लस ये वाला मास, तो उतना टेंशन होगा, डिवाइडेड बाई
मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m/l, ये b पर वेलोसिटी आएगी। उसी तरीके से अगर मैं c पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ बच्चों इस पॉइंट c पर, तो c पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। vc इजिकल टू क्या होगा, tc/μ, क्या समझ सकते हो। तो vc इजिकल टू अंडर रूट इस c पर अगर मैं मास की बात करूँ तो इस पूरी रोप का मास होगा प्लस इस ब्लॉक का मास होगा, वही इसको खींच रहा होगा, तो वेट कितना हो जाएगा उसका, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई m/l। ये तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी आएगी, यानी कि फर्स्ट का आंसर तो आ चुका है हमारे पास। सेकंड हमसे पूछा गया वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अभी तक कैसे निकालेंगे हम वेवलेंथ। देखो फर्स्ट अगर हमें पता होता है वी बी अपॉन वी सी इजिकल टू क्या लिखूंगा मैं, लेमडा बी इंटू एफ अपॉन लेमडा सी इंटू एफ, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, और दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने एक साथ, तो इस f से ये f कट हो जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। और v b पर हमें वेलोसिटी पता है, v c पर भी हमें पता है, तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी एट b क्या बोला है, लैम्डा नॉट, और वेलोसिटी c हमें कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ c इजिकल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ c अपॉन वेलोसिटी ऑफ b इंटू लैम्डा नॉट। तो देखो वी सी पर हमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है, b पर भी हमें पता है, तो अगर आप ध्यान से समझना वी सी बाई वी बी करूँगा मैं, तो ये जो नीचे वाली टर्म है तो कट हो जाएगी, दोनों में सेम है, ये वाली टर्म बचेगी, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट वी सी की जगह पर आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2, और अगर ध्यान समझोगे तो जी से जी भी कट हो जाएगा, इनटू लैम्डा नॉट। ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होगे। आसान है, डिवाइड तो कर ही सकते हो आप, इसको डिवाइडेड बाय इसको करोगे तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, जी से जी भी कट जाएगा, ये अपॉन ये बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड हमसे पूछा गया है किसी भी पॉइंट पर, सॉरी टाइम पूछा गया, तो टाइम के लिए मैंने बताया था आप लोगों को वेलोसिटी पता होना चाहिए। अब देखो इसमें हर जगह पर वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जनरल पॉइंट पर, अगर मैं यहाँ पर जनरल पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इधर बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी लिखूँ, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, ये m मास है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट है ये, ठीक है, ये इधर इतना मास है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ और यहाँ से x डिस्टेंस पर है, किसी भी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए हमें, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, पॉइंट P पर, वहाँ पर टेंशन, और यहाँ पर टेंशन कितना होगा, इसका मास, इस ब्लॉक का मास प्लस इस इतने से पोर्शन का मास। जैसे कि हमने मिड पॉइंट पे लिखा था तो इतना मास लिखा था, वो m/2 था, तो मुझे इस इतनी सी रोप का मास चाहिए, तो वो कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो ये m, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, यही होगा, डिवाइडेड बाई m/l होगा या नहीं होगा, क्या आप समझ पाए। तो अगर मैं इसको इसमें लिखना चाहूँ बच्चों, तो क्या लिख सकता हूँ, देखना Vp इसे लिखा जा सकता है ml अपॉन स्मॉल m प्लस xg, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसके डिवाइड में लिख दिया, इसके भी डिवाइड में लिख दिया, तो ml से ml यहाँ कट हो जाएगा, और xg ये किसी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा वापस से, तो क्या बना, ml स्मॉल m प्लस xg, यही बना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 2v dv/dx। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों में, मैं पता करना चाहता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट न्यूटन्स की इक्वेशन लगा देंगे, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये इक्वेशन लिखता है, इसको dx/dt लिखता है, वहाँ से मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता था। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx/dt, फिर इसको उधर भेज देते, इंटीग्रेट कर देते। लेकिन ये वाला मेथड आसान होता है बच्चों। तो 2v dv/dx, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन xg, तो क्या बचा यहाँ पे, g बचा। तो अब आप समझते हो ये v dv/dx क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो 2a इजिकल टू g हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्सेलेरेशन होता है, सॉरी बच्चों कांस्टेंट क्या, और ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आने वाला है, तो यहाँ पे से a इजिकल टू क्या आ गया, g/2। अगर ये g/2 है तो ये एक्सेलेरेशन क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट। अगर ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन्स की इक्वेशन। सो वी कैन अप्लाई न्यूटन्स
इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जगह कम है, मैं लिख के बता रहा हूँ बच्चों, पूरा सोल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, u प्लस यानी कि वेलोसिटी एट ए वेलोसिटी एट बी डिवाइडेड बाई 2 और टाइम ए से बी तक। तो ए से बी तक जब जाएगी तो उसने कितना लेंथ कवर किया होगा, l/2, ठीक है। वेलोसिटी एट ए पे वेलोसिटी हमें पता है, अंडर रूट mg अपॉन म्यू लिख देता हूँ मैं ताकि ज़्यादा घिच पिच न होगा, ये म्यू तो है, प्लस m प्लस m/2 इंटू जी बाई म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू TAB। तब आप देखो वापस से सोल्व करोगे बच्चों तो आपको TAB मिल जाएगा आराम से, ये भी पता है, सब कुछ पता है, 2 से 2 तो कट हो गया। इसी तरीके से आप B से C लिखोगे तो वो भी लिख सकता हूँ। तो एंड S इज इक्वल टू UB और फाइनल वेलोसिटी VC/2 और T B से C। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कैपिटल M प्लस m/L, बी पर कितनी 2 आएगा यहाँ पे, m/2 इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू प्लस m प्लस स्मॉल m g बाई म्यू और इस पूरे के डिवाइड में 2 इंटू TBC। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा और S इज इक्वल टू कितना लिख दोगे आप वापस से l/2। मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ बच्चों, फालतू की कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट आप लोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ये है, आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी भी रोप के अंदर पल्स जनरेट की जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कितना टाइम लगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना, मैं सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को बच्चों एक और क्वेश्चन वो बता रहा हूँ जिसमें अभी देखो इस पूरी रोप के लिए मैंने म्यू को क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना, मास पर यूनिट क्या कॉन्स्टेंट, लेकिन कई सारी ऐसी रोप हो सकती है जिसके अंदर मास पर यूनिट लेंथ क्या हो वेरी कर रहा हो, यानी उनकी लीनियर मास डेंसिटी क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो। तो एक न्यूमेरिकल मैं उसके ऊपर भी बताता हूँ, तो इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके से। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उसमें क्या था, जो लीनियर मास डेंसिटी थी वो कांस्टेंट थी। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लीनियर मास डेंसिटी हो वो वेरिएबल हो, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास। मानते हैं मैं एक रोप दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये रोप है एक, क्लियर है, ये रोप का ये वाला एंड फ्री है और इसको हमने बोल दिया ए है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस, और आपसे बोला गया इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से ऊपर बढ़ने पर इसकी मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है लीनियरली ऐसे, म्यू नॉट इंटू एक्स। तो हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट P पर जो हम यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर हमने A पे पल्स प्रोड्यूस करी, यहाँ पे किस पे, इस A पे पल्स प्रोड्यूस करी, तो उस पल्स की वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट P पर। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पल्स एट पॉइंट P एज शॉन इन फिगर, जिसको फिगर में बताया गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखता हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट TP बाई म्यू होगा। क्या ये बात समझ में आती है, टेंशन पॉइंट P पर और म्यू, तो वहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिख देता था m/L इंटू एक्स, इसका मास कितना होता है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मास नहीं लिख सकता बच्चों, ये टेंशन नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यानी कि पहले ये जो इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी क्या है, तो देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस पॉइंट P पे
मास नहीं लिख सकता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं क्या लिखता m/l × x लिखता था इस पॉइंट पी पर, अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी मास डेंसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रही है। तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मास कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर कि ये वाला मास कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर ये मास मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसको g से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं लूँ तो वो dm/dx होगा या नहीं होगा। मुझे मास निकालना है तो यहाँ पे से dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू dx। किसी भी इंस्टेंट पे जिसका मास होगा अगर ये वेरी कर रहा है तो dm/dx लिख सकता हूँ मैं। तो ये म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ रहा हूँ मैं, μ0 × x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये dm। अब हमें मास कहाँ से कहाँ तक निकालना, 0 से यहाँ तक पॉइंट P पर निकालना। तो मानते हैं वहाँ पे जो मास है 0 पे वो m है और कितनी लेंथ है 0 to x है। तो ये कितना हो गया m, μ0 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का 0 to x। तो इसे जब पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होने वाला है, μ0/2 × x² ही आने वाला। ये तो 0 हो जाएगा, इतना मास आ गया पॉइंट P पर। तो अब मैं टेंशन लिख सकता हूँ Vp पर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट मास कितना हो जाएगा इंटू जी, ये मास हो गया, डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया हुआ है हमें, म्यू तो हमें पता ही है, μ0 × x। तो जब आप इसे कट करोगे तो μ0 से μ0 एक x कट हो जाएगा। तो Vp पॉइंट P पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, वो आ जाएगी xg/2, इतनी वेलोसिटी आएगी। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोगों को बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है पावर, कि हमें इतना पता है। देखो पावर में कैसे समझाना चाहता हूँ मैं आपको, उसको समझते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि वेव का मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है उसे तो हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज ए पावर। तो वो कितनी पावर ट्रांसफ़र करती है। आपने देखा भी होगा कि वेव में एनर्जी होती है। आपने छोटी क्लास में देखोगे हम क्या करते हैं, कोई रुमाल लेते हैं, रुमाल को थोड़ा सा गीला करते हैं, उसको ऐसे घुमा के ऐसे मार देते हैं किसी के, तो हमारी इतनी तेज़ लगती है ना हाथ पे। क्यों लग रही है, क्योंकि उसमें क्या एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो हमने जो सोर्स की वजह से, यानी हमने जो पल्स प्रोड्यूस करी, उस पल्स से एनर्जी कहाँ पहुँच चुकी है, आपके हाथ तक, जहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ लगती है। तो उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है। तो जो वेव के अंदर पावर है वो कितनी होगी, ठीक है। तो पावर की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ध्यान से समझना बच्चों, मैंने किस सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर पढ़ाया। सबसे पहले मैंने वेव के बारे में बताया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, फिर हमने वेव की इक्वेशंस पढ़ी। वेव की इक्वेशंस पढ़ने के बाद फिर हमने वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। फिर मैं आपको डायरेक्ट याद करने के तरीके बताया, x + vt हो या t - x/v हो, ऐसे फॉर्मेट हो तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आए वेव की वेलोसिटी पर। वेव की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v = ω/k। एक फॉर्मूला हमने सीखा वेव की वेलोसिटी का √T/μ। फिर मैंने आप लोगों को वहाँ पे ये भी बताया था वेव की वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में क्या रिलेशन होता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल = माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, ये मैंने सिखाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर की, ठीक है। तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं, ठीक है। देखो वेव में जो पार्टिकल्स है वही तो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वही वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी वेव के, जैसे कि समझना ये कोई वेव चल रही है इस तरफ, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी v से चल रही है। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा ये वाला पार्ट लेता हूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सा, ठीक है, ऐसे इसको बड़ा करके ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कोई पार्ट है, इसमें मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने बताया था जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, लेकिन वेव की वेलोसिटी इस तरफ होगी नहीं होगी। तो इस पॉइंट के पास इस तरफ जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, vy होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ तो इसको ये पल्स हो, ये क्या बोलते हैं, एक ये पूरी की पूरी क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग के अंदर ये पल्स प्रोड्यूस हो रही है ऐसे। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स था वो पार्टिकल यहाँ पर है किसी टाइम पर, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, वाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। और अगर उसकी वेलोसिटी ऊपर है तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पर टेंशन, वो टेंशन ऐसे होगा या नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, एक स्लोप। अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ तो वो इस टेंजेंट के लॉन्ग आएगा, यानी कि जो टेंशन है ऐसे क्या लॉन्ग आएगा, ऐसे ये स्लोप हो गया। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो थीटा एंगल पर है,
कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो अब अगर आप मेरी बात को ध्यान समझोगे, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, पूरा का पूरा एंगल इन दोनों के बीच। देखिए बच्चों हमारे पास कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए हमें कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, पार्टिकल्स कर रहे हैं। किसके, इन मीडियम के पार्टिकल्स। तो मैंने इस मीडियम के पार्टिकल की वेलोसिटी ली वी वाई ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे टेंशन है इस तरफ, और इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप लिखूँ तो ये टेंजेंट वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये टेंजेंट कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मुझे इस वी वाई और टेंशन के बीच का एंगल चाहिए, तो वो एंगल मैं लिख सकता हूँ। अगर इस वाली लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया, तो अगर ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एंगल थीटा, और ये वाला एंगल कितना, 90। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो अब अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर मैं पावर लिखूं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट V, यही होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स का काम कौन कर रहा है बच्चों, टेंशन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा TV cos थीटा या FV cos थीटा, ऐसे बात कर लेते हैं, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे F का काम कौन कर रहा है, टेंशन, V का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और cos थीटा का मतलब क्या होता है, F और V के बीच का एंगल। तो यहाँ पे T और V के बीच का एंगल आएगा, T और V के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, कितना है, 90 प्लस थीटा। मेरे पास इस VY और T के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो T VY cos 90 प्लस थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू T VY cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है, अब ध्यान से समझना, ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब ये थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो आप लोगों को पता है कि हम साइन थीटा को नियरली इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं जब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो ठीक है, जब लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, P इज इक्वल टू माइनस का T वी वाई टेन थीटा। और इस टेन थीटा को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना, P इज इक्वल टू माइनस का T, इस वी वाई को क्या लिख सकते हैं, मैंने कल ही सीखा था, डेल वाई बाई डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं y का t के रेस्पेक्ट, और टेन थीटा मतलब क्या, स्लोप है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो हमारे पास इस तरीके से एक पावर का फॉर्मेट मिल जाता है हमें, ठीक है, ये पावर का फॉर्मेट मिल गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो उसके लिए बच्चों मैं इसे रफ कर देता हूँ और समझना यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है हमारे पास, बहुत ही अच्छा और आप लोगों को समझने में हेल्पफुल होगा। देखो मान लेते हैं कि ये जो वेव चल रही है, इस वेव का कोई इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमने मान लिया लेट, वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये सब वेव का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में और एक बार डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट। जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, और जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेल y बाई डेल टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और इस पूरे का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो ये ओमेगा बार आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेल वाई बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे से इस पूरे का जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस के। ये सारी इक्वेशंस आई, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट वैल्यूज़, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू माइनस का T, ठीक है, डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल वाई बाई डेल टी की जगह पे लिखेंगे हम लोग ओमेगा ए, ये आएगा। उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स लिखूँगा तो माइनस का के आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे के ए होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हो जाएगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आती है, ये फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसको और भी हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे समझना।
हम लोग एक चीज़ जानते हैं, टी इजिकल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो, v इजिकल टू होता है √t/μ। ठीक है, तो यहाँ पे से जब मैं स्क्वायर करूँगा इस पूरी का, तो यहाँ पे से मुझे क्या मिल जाएगा, t इजिकल टू μv², ये के फॉर्मेट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से k की एक वैल्यू होती है, k इजिकल टू क्या होता है, एक और चीज़ देखो, k इजिकल टू होता है ω/v। ये दो फॉर्मूलेज होते हैं, हम लोगों को पता है। तो इससे यहाँ से t की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ और k की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ इसमें। सो हमारे पास p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा t की जगह पर μv², देखो ओमेगा और यहाँ पे क्या है, a² है, ठीक है, तो ω/a² इंटू k की जगह पर क्या लिख रहा हूँ मैं, ω/v, ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू cos² ωt - kx + 5, ये होगा। तो देखो यहाँ पे v², एक v से ये v कट हो गया, तो p इजिकल टू हमें फाइनली क्या मिला, μv ω/a², ये मिला ω/a, देखो एक ओमेगा इंटू एक ओमेगा, ω² इंटू s का, तो उसको ω² बोल दिया, cos² ωt - kx + 5, ये मिला बच्चों, ये पावर आ गया हमारे पास। वेव के अंदर किसी भी टाइम पर किसी भी पार्टिकल की पावर आ गई हमारे पास, इतनी पावर होगी उसके पास, ठीक है। लेकिन हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अब आपको पता होगा cos² थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है, cos² की जो एवरेज, इधर लिख देता हूँ मैं, cos के अंदर कुछ भी हो, cos² थीटा, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो बच्चों 1/2 होती है। उसी तरीके से अगर साइन भी होता है यहाँ पे, उसकी एवरेज वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं इस पावर को एवरेज लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पावर का एवरेज, तो ध्यान से समझना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अगर ये सिर्फ पावर नहीं होता, कॉस होता, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0, एक साइकिल में। ये एक साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एक साइकिल में, 0 से t के लिए, एक साइकिल में 1/2। अगर सिर्फ cos होता तो 0 हो जाता, साइन होता तो 0 होता, स्क्वायर होता तो 1/2 वैल्यू हो जाती। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, 1/2 एवरेज में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/2 इंटू μv इंटू ω² या a², आप ऐसे भी लिख सकते हो, या जैसा ऊपर लिखा वैसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास। एवरेज पावर पूछे तो ये फॉर्मूला, μv ω² इंटू a² या ω/2, ऐसे लिख सकते हो। और किसी भी इंस्टेंट पे पावर पूछे तो आप ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमसे पावर के बारे में पूछा जा सकता है। इस पूरे को रफ कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे से देखो, जो भी स्ट्रिंग हम लेंगे उस स्ट्रिंग की म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर म्यू कांस्टेंट है तो ये पक्का हो जाता है कि टी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, वी भी कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी भी मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। म्यू और वी अगर मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ तो जो एवरेज पावर है वो ओमेगा और ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि जो एवरेज पावर होगा वो हम लिख सकते हैं कब, जब मैं म्यू और वी को कांस्टेंट मान लूँ। तो पी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा का होल स्क्वायर। और अगर सपोज कीजिए इसमें से ओमेगा को भी फिक्स कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर के, या फिर अगर मैं एम्पलीट्यूड को फिक्स कर देता हूँ तो वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर के। ये चीज़ का ध्यान रखना। बस आप तो ये फॉर्मेट याद रखना, इसमें जो जो कॉन्स्टेंट है उसको कॉन्स्टेंट रख देना, बाकी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का प्रोपोर्शनल हो गया है यहाँ पे, ये एवरेज पावर मिल गई हमें, ठीक है। अब दूसरा हमसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती है बच्चों, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पावर के बाद आता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई, क्लियर। तो अब यहाँ पे से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझना बच्चों कि इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन टाइम होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूँ वो भी कैसे लिख रहा हूँ मैं, एवरेज ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, एवरेज, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी पावर कैलकुलेट की, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख दूँ, एस, ये तो होता है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या, तो पावर अपॉन एरिया। एरिया को मैं यहाँ पे एस से लिख रहा हूँ बच्चों, ए से नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं ए से लिखूंगा तो ये एरिया आप ए मानोगे और ये ए भी एरिया मान लोगे, तो कट ना हो जाएगा। इस ए का मतलब एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे इस एस का मतलब एरिया है। अगर मैं यहाँ पे एरिया को ए से रिप्रेजेंट करूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे किससे लिखा, एस से। तो पी क्या पावर है, एस क्या है एरिया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर कितनी आई हमारे पास, पावर आई है हाफ म्यू वी ओमेगा, हाफ म्यू वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, ये होगा। अब आप एक चीज़ जानते हो कि
म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसको m/l लिख सकता हूँ, l इंटू एरिया कितना होगा, वॉल्यूम। तो आप मेरी बात को ऐसे समझ सकते हो क्या कि μ/s को मैं रो बोल सकता हूँ। देखो m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l और l इंटू एस क्या हो गया, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, और मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रो, डेंसिटी ऑफ, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी आ गई। पहले कौन सी थी, लीनियर डेंसिटी। तो इस u/s की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रो लिख सकता हूँ। तो फाइनली हमें जो आई एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा हाफ रो वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान समझो तो इंटेंसिटी भी क्या आ गई हमारे पास, आई एवरेज, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ओमेगा ए के होल स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं इस ओमेगा ए के जो भी कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है उसको, जो क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग समझ जाओगे, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो ये है ही सही। यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जा सकती है बच्चों हमसे कई बार, एनर्जी डेंसिटी। क्या पूछी जा सकती है, एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि देखो पावर हमें पता चल गया, इंटेंसिटी में पता, तो एनर्जी डेंसिटी पूछा जा सकती है कितनी एनर्जी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वहाँ पे, या कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इसको लिखा जाता है UD से। तो देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पावर क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब पावर कंटिन्यूसली चेंज हो तो हम लोग पावर को ऐसे लिखते हैं कि P = du/dt, ऐसे लिखा जा सकता है। जब P वेरिएबल हो, कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, तो du/dt लिखा जा सकता है। एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, P dt। तो यहाँ पे एनर्जी को क्या लिख रहा हूँ मैं, P dt। क्या ये बात समझ में आई, अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो वेव इस तरफ चल रही है बच्चों, इस तरफ जो वेव चल रही है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम को। भाई वो किसी भी टाइम में, भाई इस तरफ कंटिन्यूसली चल रही है तो उसकी जो डिस्टेंस है इस तरफ जाने वाली वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उस डिस्टेंस को मैं किसी भी टाइम पे ऐसे लिख सकता हूँ कि v/dt, कि वेव कितनी वेलोसिटी से v से चल रही है, dt टाइम में कितनी चल जाएगी, वो v/dt चल जाएगी, यानी कि इतनी डिस्टेंस चली इनटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। यही तो होता है एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि du = P dt, नीचे आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, लेंथ इनटू एरिया। लेकिन ये लेंथ तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो हमने जो पावर लिखी है वो dt टाइम में लिखी है, तो लेंथ भी तो कितने लिखेंगे, dt टाइम में। तो dt टाइम में कितना चल जाएगा, वो लेंथ = क्या होता है, v/dt × s। ये होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। तो अब आप ध्यान समझना, इस dt से dt कट गया। अब अगर मैं इस p को एवरेज बना दूँ, क्या बना दूँ, एवरेज, और p/s आप जानते हो, अभी लिखा हमने आई एवरेज, p/s को क्या लिख सकते हैं हम, आई एवरेज। तो देखो UD = इसे लिख रहा हूँ मैं आई एवरेज बाई v, ये आई समझ में। किसको, p/s को क्या लिख दिया मैंने, आई एवरेज बाई v, और आई एवरेज हमें पता ही है ना, तो उसमें v से डिवाइड कर देंगे। v क्या आप यहाँ पे, वेलोसिटी, और ये भी क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो UD जो एनर्जी डेंसिटी आई हमारे पास वो कितना है, 1/2 रो ओमेगा v का, सॉरी ओमेगा a का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आती, तो UD = कितना हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा a का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना वेव में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है बच्चों, वेलोसिटी बता दी है, अगर कोई आपसे इंटेंसिटी पूछे वेव की तो आप बता सकते हो, पावर पूछे तो आप बता सकते हो, एनर्जी डेंसिटी पूछे तो आप बता सकते हो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, इसे रफ करते हैं, ठीक है। आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए पावर का, उसके बाद आप सब कर सकते हो। और बच्चों जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे समझा है, ये पूरी की पूरी डिटेल हम लोगों को इसी चैप्टर में एक बार और करनी है। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग में वेव पढ़ रहे हैं। आगे जाके जब हम साउंड वेव पढ़ेंगे तो ये कि ये प्रोसीजर सब कुछ हमें रिपीट टेलीकास्ट करना है। तो अच्छे से समझ लेना, ये कई सारी जगह पे काम आती है। 12th का जो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे काम आती, 11th में यहाँ पे काम आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसी पार्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट साउंड वेव, वहाँ पर भी काम आएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें बोला हुआ है कि एक वेव है, इसे ऐसे एक वेव चल रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये एक वेव चलती है, ठीक है।
और आपसे बोला गया कि इस वेव का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड है वो टी है, ऐसा आपसे बोला गया है। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो। और आपसे ये भी बोल दिया गया है कि इसका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है, सॉरी 5 है, 5 सेंटीमीटर या मीटर मान लेते हैं, मीटर मान लेते हैं, जो भी है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। एक और दूसरी वेव है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और कुछ ऐसे चलती है, ऐसे, ऐसा चलती है। यानी कि जब इसका एक लूप कंप्लीट होता है बड़ी वाली लूप का, तो छोटी वाली लूप का 2 वेव वो कंप्लीट होते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड आपसे बोला हुआ है 2 है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस वाले का। तो हमसे पूछा गया है कि इनकी इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। इसको वेव 1 बोला हुआ है और इसको वेव 2 बोला हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1/I2 बताओ, ये पूछा हमसे। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। अब इंटेंसिटी का अगर रेशियो पूछा, ये इस तरफ चल रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी की जो हमने बात की थी वो क्या था, हाफ रो वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। अब सोचो, एक बार हमने इसी स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस किया, इसी स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस किया है, तो रो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक स्ट्रिंग है। तो एक बार हमने ये वाली वेव प्रोड्यूस करी, एक बार ये वाली वेव, तो उसके लिए रो तो फिक्स है, वेलोसिटी भी फिक्स होगी, क्यों, क्योंकि t/μ होगा तो टेंशन सेम होने वाला है। बचा क्या, ओमेगा ए का होल स्क्वायर। तो यानी कि जो इंटेंसिटीज़ है यहाँ पर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ओमेगा ए के होल स्क्वायर के। यानी कि हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान समझना कि अगर ये पूरा टाइम पीरियड t है तो ये वाला टाइम पीरियड t/2 होता है, तो इस वाली वेव के लिए जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो t/2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा भाई, इस पूरी वेव का टाइम पीरियड t है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक t/2 होगा, तो इस वाली वेव के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, t/2 हो गया। तो अब और इस वाले की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इस छोटे वाले के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2 ओमेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो, देखो T1/T2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω होता है, 2π/ω। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ω2/ω1। तो पहले वाले का टाइम पीरियड कितना है, t है, दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना है, बाद वाले का ω2 हमें निकालना है, पहले वाले का कितना है, ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। क्या बात समझ में आती, यानी कि इसका टाइम पीरियड अगर सेकंड वाले का t/2 है तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। अब तो मैं यहाँ पर रेशियो लिख सकता हूँ। रेशियो में क्या लिखेंगे हम लोग, A1 ω1 का होल स्क्वायर अपॉन A2 ω2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं रेशियो में। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो A1 कितना लिखेंगे हम लोग, 5 ओमेगा की जगह पर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ पूरे को, 5 इंटू ओमेगा टू A2 कितना है 2 और ω2 कितना है 2 ओमेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस ओमेगा से ओमेगा भी कट हो गया, ये 5 है ये 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 24/60। ये रेशियो आ जाएगा आपके पास I1/I2 का। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों बहुत ही आसानी से। तो ये पावर वाला सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना, अभी तो मैंने सिंगल वेव के बारे में बात की थी, अब हम लोगों को पढ़ना डबल वेव के बारे में। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल करते हुए उस मीडियम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, तो वहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक लॉ की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ऐसा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, 12th में भी और 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स या फोर्स, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, मूव करती हुई किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो वहाँ पे जो पॉइंट है उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो जितनी भी वेव्स वहाँ पे मिल रही है उन सब वेव्स के इंडिविजुअल वेक्टर सम के बराबर होगा, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वही पढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बाद बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, अब आता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो
अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चों, वो सिंगल वेव की बात करते हैं। सिंगल वेव के बारे में हमने इक्वेशन सीखा, उसकी वेलोसिटी सीखी, उसकी एनर्जी सीखी, डेंसिटी, सब कुछ सीखा हमने। अब हम लोग बात करेंगे जब एक ही मीडियम में दो वेव ट्रैवल करती हुई किसी पॉइंट के ऊपर सुपरपोज होती है, तो फिर उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसके बारे में मैं बताता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लेते हैं, यानी कि दो, जैसे कि आप लोगों ने सिंपल से समझ लो, हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था, 11th में सबसे फर्स्ट ये चैप्टर था, लेकिन ये मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। उसके पहले हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था। वेव ऑप्टिक्स में भी बोला था मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कई सारी जगह पे काम में आता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मान लेते हैं कि कोई दो वेव्स है हमारे पास, एक है y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ये वेव है। दूसरी वेव हमारे पास है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइव का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी y नेट, वो होगा हमारे पास y1 प्लस y2 का वेक्टर एडिशन। ये अब दो से ज़्यादा होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो बनाई है, दो से ज़्यादा होगी तो उसे क्या लिख देंगे हम लोग yn। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स हो, यहाँ पे तो मैंने दो ही लिखा है और हमारे सिलेबस में मैक्सिमम दो ही आने वाली है। ठीक है, तीन भी आएगी तो मैं आप लोगों को सोल्व करना सिखा दूंगा, बट इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है। अब यहाँ पे फोर्स होते हैं तो फोर्स लिख देते हैं, वेव है तो वेव की फॉर्म में दे दी। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर वेव तो स्केलर क्वांटिटी, हाँ वेव स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसके जो रिजल्ट आते हैं बच्चों वो वेक्टर की तरह आते हैं। तो जब भी हम इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इस एम्पलीट्यूड को क्या मान लेंगे, हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेंगे, और इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा उसे हम उस वेक्टर के बीच का एंगल मान लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है नहीं ये वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके डिफरेंशियल लिखना चाहूँ तो आसानी से लिख सकता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर मूविंग in a medium and superposed at a point, then the resultant displacement of that point is given by vector addition of individual wave। ठीक है, तो जो वेक्टर एडिशन होगा किसका, इंडिविजुअल वेव के वेक्टर एडिशन से दिया जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर हमारे पास कई सारे फिनोमेना बेस्ड होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बीट्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है बच्चों। अब कब कब कौन कौन से फिनोमेना होते हैं वो हमें देखना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तब होता है बच्चों जब जो दो वेव्स है उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अगर कोई ऐसी वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो किसी पॉइंट के ऊपर मिलती है, तो उनके मिलने से जो फिनोमेना जनरेट होता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, एम्पलीट्यूड चाहे अलग अलग हो सकते हैं। तो इंटरफेरेंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है बच्चों, तो अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, बस ये ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। ओके, बाय।